मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या बोलते हैं फिर से रिवीजन क्लास शुरू करते हैं, है ना। और इससे पहले क्या बोलते हैं हमने नामकरण पर नवपाषाण काल के ऊपर काम किया था। उसके बाद हमने कुछ समय पर आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास दी थी, एक्स्ट्रा क्लास दी थी। लेकिन अब हम इसके बाद क्या बोलते हैं फिर से शुरू करते हैं अपने नए तरीके से, नए सिरे से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को नोट्स भी बनवाए हुए इसके, और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसको आपको तैयार करने के लिए एक अच्छा पोर्शन है आपके लिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आपके क्या आगे वाले पीडीएफ की तैयारी में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे उद्भव हुआ और पहले नगरीकरण क्यों कहते हैं इसके लिए। इससे पहले हमें नगरीकरण क्यों दिखाई नहीं पड़ता है, और उससे बात करोगे नगरीकरण 600 BC में क्यों दिखाई पड़ता है, इतना लंबा समय तक क्यों ये आपका जो प्रक्रिया चली है क्यों रही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्या क्लियर करेंगे यहाँ पर, है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सभ्यता का उदय या उद्भव जिस जगह क्षेत्र पर होता है उसको उसके नाम से जाना जाता है। सपोज करिए सबसे पहले हमने जो पहली साइज मिली थी ध्यान से साइन, और ये आपको क्या बोलते हैं, ये आपका सिंधु है। और सबसे पहले साइज मिली थी हड़प्पा, है ना। तो हम इतिहासकारों ने एक अपने आप में एक ट्रेंड होता है कि जब भी कोई साइट हमें जिस जगह स्थान को मिलती है उसके नाम पर उसको नामकरण किया जाता है। तो पहली साइट थी वो जिसकी दी गई थी हड़प्पा, और ये थी सिंधु नदी घाटी के किनारे। ओके, सो इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि क्या यह सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि अगर इसके विस्तार के बारे में बात की जाए तो ये सभ्यता न केवल इस नदी तंत्र के पास बनी हुई थी, इसका पूरा स्तर यहाँ पर लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, है ना, इस सारा जो क्षेत्र था ये पूरा क्षेत्र आपका हड़प्पा सभ्यता से प्रभावित था। तो ये नहीं कहना चाहिए हमें कि पूरी तरीके से हड़प्पा, ये मतलब आपने आगे का डिबेटेबल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसका मतलब आप एक छोटे से क्षेत्र को पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप इसके लिए सिंधु घाटी तंत्र बोल रहे हैं तो समझ लीजिए आप समुद्री क्षेत्र को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको सब सेंट्रल सभ्यता कह रहे हैं अगर आप, तो समझिए आप इसके लिए पूरा उत्तर पश्चिम भारत जो है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसके लिए आपको नामकरण करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोज की गई थी हमारे एक पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी इंडिया में की थी, है ना, हॉट मैगजीन। उसके साथ साथ राखादास बनर्जी और दयानंद साहनी, ये जो ग्रुप था इन लोगों ने मतलब एक खुदाई की तो एक्सकवेशन उनके लिए एक साइट मिली, तो उनको इतना अनुमान नहीं था कि मतलब ये साइट कितनी पुरानी रही होगी। इसका जब कालगणना की गई, कालगणना के आधार पर ज्ञात हुआ यह सभ्यता उस समय काल से करीब करीब 3-3.5 साल पुरानी है ना, और उससे भी ज्यादा। और आज भी ये अपने आप में एक डिस्कवरी बनी हुई है, एग्जामिनेशन की, कि भाई सभ्यता को हम और भी पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पर 2-3 सभ्यताएं साथ साथ चल रही थी। जस्ट लाइक आपका हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, अरामीक सभ्यता, ये 3 आपका पैटर्न एक समय काल में चल रही थी, है ना। तो जो इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि इतिहासकारों में भी अपने समय में डिबेट है, कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ठीक है, जो कि मानते हैं कि ये सभ्यता का उद्भव हमारे ही क्षेत्र में हुआ। कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकार माने जाते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकारों में हम ब्रिटिश कालीन जो हिस्टोरियन है, अधिकारी हैं, उनको रखते हैं। उनका मानना यह था कि जो सभ्यता है इसका उद्भव मेसोपोटामिया से प्रभावित होकर हुआ है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभ्यता अपने खुद के बलबूते पर खड़ी हुई और खुद इसमें विस्तार किया। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर नगरीकरण हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि यहाँ पर समझ लीजिए, जब मैं आपको बात करूंगा सिटी प्लानिंग की, टाउन प्लानिंग की, आर्किटेक्चर की, मूर्तिकला की, और तो और भी तमाम तरीके की, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो उनके पास व्यवस्थित प्लानिंग थी वह हमें क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया में भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, पक्की मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, है ना, और चूड़ियां, सब्दा, मतलब एक जो किसी सभ्यता के लिए एक संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है, वो संस्कृति भी इस सभ्यता में मौजूद थी।
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर वे में समझते हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता को समझना चाहें तो ऐसा नहीं कि एक ही समय काल में उद्भव में आई, इसके अलग अलग कालानुक्रम रहे हैं। जैसे कि उदय के बाद जैसे कि आपका 3 स्टेज में देखेंगे आप, पूर्व स्टेज में, तो सबसे पहले इसका मानते हैं 3500 BC से लेके आपका 2700 BC, ठीक है। अगर आप इसको मैच्योर पीरियड देखें तो ये मैच्योर पीरियड माना जाता है आपका 2600 पीरियड से लेके 2600 लेके 1800, और 1800 BC के बाद इसका डिक्लाइन देखने को मिलने लगता है हड़प्पा सभ्यता का, है ना। इज दैट क्लियर? तो आपको मैं अभी एक पृष्ठभूमि बता रहा हूं किस तरीके से सभ्यता का उदय हो रहा है और किस तरीके से फैलाव हो रहा है, ठीक है। अगर नामकरण की बात करें तो पुरातत्व विज्ञान में एक परंपरा रही है कि सर्वप्रथम जिस स्तर से किसी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है तो उसे उसी आधार पर ही उसका नामकरण किया जाता है। और जैसे सर्वप्रथम 1921 में हमारे पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयानंद साहनी नामक विद्वान ने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। इसी के आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लिया, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर जो सभ्यता का नाम हो रहा है वो एक साइज में पड़ रहा है ना। और इसका उदय कैसे कैसे, इसकी जो उदय संबंधी हम थ्योरी की बात करेंगे, इसमें भी हमारे लिए कई प्रकार की थ्योरी मिलती है कि कोई विदेशी आक्रमण था या मूल निवास के आधार पर किया गया था। ये मैं आप लोगों के लिए एक पूरा लेक्चर अलग से बताऊंगा कि किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर इसका ब्रीफली हम इसको समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उदय के संदर्भ में मुख्यतः 2 प्रकार की मत प्रचलित है, एक तो विदेशी उत्पत्ति का, दूसरा स्थानीय संस्कृति का। मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया जो राष्ट्रवादी इतिहासकार वो स्थानीय संस्कृति मान रहे हैं और जो विदेशी इतिहासकार हैं हमारे वो इसको विदेशी उत्पत्ति मान रहे हैं। ये अपने आप में एक डिबेटेबल कॉन्टेक्स्ट रहा है ना। प्रारंभ में जॉन मार्शल एवं अन्य विद्वानों को मानना था कि मेसोपोटामिया के विशेष प्रभाव से इस सभ्यता का उदय हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पृष्ठभूमि में कि ये उस पर मेसोपोटामिया का प्रभाव झलका रहे हैं, लेकिन जो और अन्य इतिहासकार हैं वह यह चीज नहीं मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नहीं, यह हमारी संस्कृति है, ये अपने आप में खुद ही एक मैच्योरिटी से चली आ रही थी। मैच्योर होने के साथ साथ ये जो संस्कृति है इसका विकास स्वयं खुद के बलबूते पर हो रहा है और खुद आगे बढ़ रही है। हालांकि आधुनिक शोधों ने स्थानीय संस्कृति से इसके विकास को माना जाता है उसकी थ्योरी को प्रमाणित किया है। जो अब तक की जो रिसर्च है इतिहासकारों के बीच में, इतिहासकार यही मान रहे हैं कि जो आपका क्या बोलते इस सभ्यता का उदय हुआ है उसका मेन आपको उद्देश्य मेन क्या बोलते उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपका इस समय काल में ही दिखाई पड़ता है, यहाँ के लोगों के द्वारा ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर विदेशी प्रभाव नहीं है। हालांकि हमें विदेशी इंटरेक्शन जो होता है वह दिखाई पड़ता है कि विदेशों की जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उससे हमारा ट्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड, बाहरी व्यापार हो रहा है, आंतरिक व्यापार भी हो रहा है। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि इनमें सामंजस्य की भावना है। लेकिन ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि ये जो संस्कृति है किसी प्रकार से विदेशी प्रभाव से प्रभावित थी। कई लोग कहते हैं कि भाई ये बाहर के आक्रमणकारी थे, यहाँ पे आकर बस गए थे, है ना। क्योंकि जब नवपाषाण काल चल रहा था, नवपाषाण काल में भी यहाँ पर बस्तियां बनी हुई थी। उस काल में आपका और इस साइड में यहाँ पर ये बस्तियां बसी हुई थी और इसी आधार पर ही समाज में धीरे धीरे क्या होता है विकास हुआ। और ये एक छोटी सी अवस्था नहीं है, एक बहुत लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम था। समझ लीजिए 7000 BC पे आपका क्या होता है नवपाषाण काल चल रहा था। उसके बाद सीधा ये 2500 BC के आसपास दिखाई पड़ती है मैच्योर मतलब परिपक्व अवस्था में। तो हजारों साल की प्रक्रिया का परिणाम था कि हमें जो नगरीकरण देखने को मिलता है ये यहाँ पर मैच्योर अवस्था में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। आगे के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से मिसाल रहा है, मूर्ति कला क्या थी, वहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था क्या थी, टाउन प्लानिंग कैसी थी, सिटी कैसे बटे हुए थे, लोग कैसे बटे हुए थे, समाज कैसे था, धर्म क्या था, है ना। इन सारे बारे में लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, पढ़ा मैं आपको पहले चुका हूँ लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो आप लोग इसको दोबारा से पढ़ते चले। थैंक यू सो मच।